मेरे अकब में ये ट्राला जो कि बज़ाहिर मामूली नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर करोड़ रुपए मालियत की मंशियात छुपी हुई थी, जो कि इंतहाई महारत के साथ सीमेंट की बोरियों में छुपाई गई थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। आज प्रोग्राम जुर्म सज़ा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मंशियात कहाँ पर सप्लाई की जा रही थी, और यकीनन अगर ये मंशियात अपनी मंजिल तक पहुँच जाती तो न जाने कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती। तो आज हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे ये मंशियात कहाँ सप्लाई की जा रही थी, और आया इस जो सप्लाई के पीछे कौन कौन से हाथ मुलव्वस हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। SHO बदीन गुलाम मुस्तफ़ा अकलानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। SHO साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने मंशियात पकड़ी है, ये कार्रवाई कहाँ की गई, किस किस्म की ये मंशियात थी और कहाँ सप्लाई की जा रही थी, और इसको कैसे छुपाया गया था? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पूरे सिंध में हमारे IG साहब सिंध, DIG हैदराबाद और SSP बदीन के अहकामात पे मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पूरी सिंध में मंशियात के खिलाफ चल रही हैं जो इंसान के लिए हानिकार साबित है। ये जो गाड़ी हमने पकड़ी है बदीन बाईपास पे, इंटेलिजेंस बेस पे, इस पे 142 बोरी सीमेंट के रूप में और 220 बोरियां सीमेंट इसको बीच में छुपाया गया था। सीमेंट फैक्ट्री का मोनोग्राम इस पे लगा हुआ है और इस पे आप नहीं पहचान सकोगे कि ये सीमेंट है या सोपारी है। ये जो हमने मटेरियल पकड़ा है, ये मैनपुरी गुटखा उसमें इस्तेमाल होता है, जिससे इंसान की नुकसानकार कैंसर के वबा की बीमारी हो जाती है। इसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जो मंशियात ये जो सप्लाई हो रही थी, इसके पीछे कोई नेटवर्क भी है? सहूलतकार जो जो इसमें मुलव्वस थे, क्या उनकी आपने शनाख्त कर ली है? क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, इसकी जो नेटवर्क की हमने सहूलतकारी का पता लगाया है, लेकिन अभी हम नहीं बता सकते हैं कि उनको अरेस्ट करना है। अभी हम नाम बताएंगे तो वो हमारे हाथ नहीं आएंगे, इसलिए हमने उसको खुफिया राज में रखा है। इंशाल्लाह उनके नाम हमने हाथ किए, उनको गिरफ्तार करेंगे इंशाल्लाह इस केस में। अच्छा, ये तो एक बड़ी तादाद में गुटखा और मैनपुरी का खाम माल जो आपने पकड़ा, इसके अलावा और किस किस्म की जो मंशियात पहले आपने पकड़ी है और क्या कार्रवाई अमल में लाई गई हैं, ये भी बताइएगा। इससे पहले मेरी पोस्टिंग के दौरान हमने तो 72 FIR किए मंशियात, गुटखा, आइस, चरस, अफीम और भंग। इसके खिलाफ जो खतरनाक नशा है वो आइस है। वो मेरे पीरियड के दौरान हमने 8 किलो से ऊपर आइस पकड़ी है, जिसमें 5 जवाबदारों को अरेस्ट किया है। वो इंटरनेशनल बदीन के सप्लायर थे आइस के। और उसके अलावा हमने चर्स के 10 डीलर पकड़े हैं, जिनके ऊपर 42 किसी के ऊपर केस है, किसी के ऊपर 43 केस है, किसी पर 19 है, किसी में 9 है, जो मुख्तलिफ मराहल में गिरफ्तार हुए हैं, फिर कोर्ट से रिलीज हो जाते हैं। उसमें कुछ सजायाब भी है। मंशियात के आदी हैं, ये मंशियात फैला रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानलेवा ये मंशियात है। इसके खिलाफ इंशाल्लाह हम कार्रवाई करते रहेंगे और इसका खत्म करने तक हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इस केस में जो आपने ये ट्राला पकड़ा है, तो कौन सी दफा के तहत जो है आपने मुकदमा दर्ज किया? ये रॉ मटेरियल है जो मैनपुरी और गुटखे में इस्तेमाल होता है। 8 PS SPM में हमने इसको सेक्शन के तहत गिरफ्तार किया है और इस सैंपल के लिए जाएगी लेबोरेटरी। और उसके एक बंदा पकड़ा गया है जिसका नाम है शेर खान वलद आदम, विंदर, जिला लसबेला। और दूसरे जो 2 भाग गए हैं उनके नाम भी हमने हाथ मालूम हो गए हैं, लेकिन अभी हम आपको पब्लिक प्लेस पे बता नहीं सकते। SHO बदीन गुलाम मुस्तफ़ा अकलानी का कहना है कि एक मुलजिम गिरफ्तार है, 2 फरार हुए हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो नेटवर्क इसके पीछे था उसका भी पता लगा लिया गया है, जिसको अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन वो कह रहे हैं कि जल्द ये कार्रवाई अमल में लाकर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि ये गुटखा और जो मैनपुरी का खाम माल जो पकड़ा, इसके अलावा भी बता रहे हैं कि यहाँ पे आइस, चर्स समेत जो दीगर मंशियात है उसके भी जो है मुलजिमान गिरफ्तार किए जाते रहे हैं। अब हम मुलजिम से बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि ये इनका ये नेटवर्क कैसे काम करता है और ये मंशियात कहाँ पर सप्लाई की जा रही है।
मंशियात की जो खेप पकड़ी गई उसका ट्राले का जो ड्राइवर है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि इस वक्त हवालात में बंद है। हम उससे तफसीलात लेते हैं। आप पहले ये बताएं कि आपका नाम क्या है, और ये जो पुलिस ने जो मंशियात आपसे पकड़ी है ये कहाँ आप लेकर जा रहे थे, और ये जो आपने छुपाई है सीमेंट की बोरियों में, यह आइडिया किसका था? जी सर, गाड़ी लोड खड़ा हुआ था ना बाईपास पे, मुझे बोला जाओ गाड़ी उठाओ। जो मैंने गाड़ी उठाया ना, आ रहा था रास्ते में तो चेक इन नहीं किया, जब आ गया साहब में नाका खड़ा हुआ था, कुछ लोगों ने चेक किया, माल निकल गया। फिर थाने पे लेके आया, माल इस तरफ लेके क्या तर पार करके साइड पे लेके जा रहा था। अच्छा, जी। तो ये किसने आपको कहा था कि यहाँ से सामान लेकर जाओ और दूसरी जगह पहुंचाओ? कहाँ पहुंचाने का कहा था आपको? अब मुझे पचास बोलते मैं आगे आगे आऊंगा गाड़ी पे, बस मेरे पीछे पीछे आना, बंदा नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो आपको बस ये कहा कि आप ये सामान उठा के ले जाओ और मैं आपके साथ आऊंगा? साथ आऊंगा। अच्छा, तो कहाँ पहुंचाने का कहा गया था? तर पार करके साइड पे। थरपार कर पहुंचाने का कहा गया। ये जब ये लोड आपको मिला है, ऐसी लोड मिला है या आपके सामने जो है इसको सीमेंट की बोरियों में बंद किया? नहीं, ऐसा लोड मिला मुझे। अच्छा, लोड खड़ा हुआ था होटल पे, मैं गया गाड़ी उठाया तो सीधा सीधा यहाँ पर लेके, यहाँ पर चेक इन किया साहब बोलों ने, बस पकड़ा डायरेक्ट थाने पे लेके आया। और कितने बंदे जो आपसे राब्ते में थे जिन्होंने आपको ये कहा, कितने लोग थे? सर रास्ते में तो नहीं था कि गाड़ी जा रहा था, वो गाड़ी में बंदे बैठे हुए थे, 2-3 बंदे बैठे हुए थे। अच्छा, आपका नाम क्या और आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, मेरा नाम शेर खान है। क्या इससे पहले भी आपने इस तरह की जो सप्लाइयाँ की हैं? नहीं पहले नहीं किया। या पहले आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर है? नहीं पहला नहीं, यही पहला केस, बस फंसा है हमारे को सर। आप समझते हैं आपको फंसाया गया? हाँ फंसा है। अच्छा, ये मरकजी मुलजिम की आपने बातचीत सुनी जिनका कहना है कि इनको कहा गया कि ये सामान आपने ट्राले में लेकर जाना है और थरपार कर में पहुंचाना है, और पुलिस ने बदिन बाईपास पर कार्रवाई करते हुए जो चेकिंग के दौरान इनको जो पकड़ा और वहां से जो मंशियात जब्त कर ली। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और जो पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है, और जो सहूलतकार हैं उनका भी पता लगा लिया गया है, और इसमें मजीद गिरफ्तारियां होने का भी इम्कान है। मंशियात के धंधे का ये खेल न सिर्फ इंसानी सेहत बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को भी तबाह कर रहा है। पुलिस का कहना है कि इस केस में मजीद गिरफ्तारियां होंगी, मगर जरूरत है कि पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात करके इस कार्रवाई के पीछे जो नेटवर्क है उनको जो है नजर आम पर लाए, और जो मरकजी मुलजिम है उनको गिरफ्तार करे, ताकि आने वाली नस्लों को मंशा जैसे इस जहर से बचाया जा सके। मैं हूं वीर गनी साहिवाल से, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म व सज़ा। चंद रोज़ कबल थाना यूसुफवाला के इलाका 61 फाइवाल में एक इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर पुलिस को इतला मिलती है कि मियाँ बीवी को सफाकाना तरीके से कत्ल कर दिया गया है। इस हवाला से हम तफसीलात जानने के लिए मौजूद हैं थाना यूसुफवाला में। हम पूछते हैं थाना यूसुफवाला से SHO हैं शफीक अमर साहब कि उनको इसकी वाक़या की इतला कैसे मिलती है, और वो कब तक जो क्राइम सीन है वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाके क्या इकदाम करते हैं। जी शफीक साहब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। यकम अगस्त के दिन हमें 4:45 बजे के करीब इतला मौसूल हुई कि चक्र नंबर 61 फाइवल में 2 मियाँ बीवी हैं, उनका मर्डर कर दिया गया और कमरे में मौजूद हैं। फौरी इतला मिलते ही मैं पहुंचा हूँ, मेरे साथ मेरी जो है पुलिस टीम वहाँ पे फ़ौरन पहुंची है। हमने वहाँ पे जाके फ़ौरन कार्डन कर लिया सारे घर को। साथ ही हमने अपनी क्राइम सीन टीम को कॉल कर दिया, PFSC की टीम को भी कॉल कर दी हैं। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा है कि एक कमरे के अंदर मियाँ बीवी की 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। जो मगरबी साइड है वहाँ पे खातून लेटी हुई थी, उल्टा लेटाया हुआ था उनको, और इस साइड पे जो मर्द लेटे हुए थे, जो रमजान नाम का जो उस घर का मालिक था, और उसकी बीवी का नाम था रानी जट्टी रानी सॉरी। अच्छा जी। खातून का और जो मर्द है रमजान, उनका सर ईंटों से और डंडों के साथ मार मार के तशद्दुद करके उन्हें मर्डर किया गया था। और वहाँ पे क्राइम सीन सारा सिचुएशन सारी देखी है। PFSC टीम वहाँ पे पहुंची है, हमने भी, हमारे भी जो IOs हैं, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, हमारे ASP सर, DPO सर वहाँ पे मौके पे आ गए हैं, सारे ASP सर वहाँ पे मौके पे आ गए हैं। सारों ने क्राइम सीन को विजिट किया है। उसके बाद तमाम जो है सर्कमस्टांसिस और एविडेंसेस जो वहाँ से कलेक्ट की गई हैं, फुटप्रिंट चेक किए गए हैं, फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए गए हैं, DNA के लिए वहाँ से जो एविडेंसेस है क्राइम सीन है वो लिफ्ट किए हैं। सिचुएशन इस तरह बन रही थी कि जो इंसिडेंट है वहाँ पे किसी का ट्रेसपास महसूस नहीं हो रहा था, कोई बाहर से घर के अंदर दाखिल हुआ। बड़ी आपको बताना चाह रहा हूँ कि ना बड़ी अजीब सा क्राइम सीन था। और वहाँ पे 2 बेटे उनके जो मरने वाले उनके 2 बेटे लेटे हुए थे। दोनों की उम्रें 18 और 19 साल के करीब थी। चारपाई जहाँ पे जिस घर के अंदर मर्डर हुआ है उसके तकरीबन 1.5 फुट के, उस कमरे के 1.5 फुट के फासले में चारपाई पड़ी हुई थी। अब वहाँ पे किसी के गुजरने का भी कोई सीन नहीं बन रहा था। तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद हमने तमाम PFSC टीम, तमाम IOs और तमाम टीम ने जो मुश्तरका डिसाइड किया, तो उसके बाद हमने उनका बेटा जो है प्राइम सस्पेक्ट बनाते हुए, उनका बेटा अहमद है,
उसको जो है इंटरव्यूज़ का स्टार्ट किया और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है उसने एडमिट कर लिया अपने पेरेंट्स का कत्ल करना। ये मुझे साहब बताइएगा कि आपको कैसे शक पड़ा कि ये उनके बेटे का काम है, कि क्योंकि हमारी इतला जो आपको फर्स्ट मिली कि एक उनको दौरान डकैती शायद कोई मर्डर का सीन हुआ है, तो ये आपको कैसे? जी इस सिलसिले में मैं बताना चाह रहा हूँ, जो उनका ये बेटा है अहमद, देखिए माइनर है, 18 एज है, कोई हैप्चुअल क्रिमिनल भी नहीं है। उसने हमें ये स्टेटमेंट दी, उन्हें बता रहा था कि हमारे घर में पैसे भी पड़े हुए थे। अपने तौर पर उसने जिस पेटी में पैसे पड़े हुए थे उस पेटी को दरवाजा भी लॉक खोला हुआ था उसने। जब पेटी को सर्च किया हमने तो वो जो 2 लाख थे वो पेटी के अंदर मौजूद थे। अच्छा। अब ये हमारा जो था पॉइंट के दौरान वारदात कोई आके किसी ने मर्डर ना कर दिया, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और ये बच्चा था, तस्लीम नहीं कर सका, हमें कोई टॉर्चर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यूज करते हुए बड़े आसान तरीके से तमाम एविडेंसेस जो है हमें मिल गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर सर्कल ESP राव सीन ताज तेसानी साहब, वो इस बारे में क्या कहते हैं? जी सर। थैंक यू। जी ये अफसोसनाक वक़ुआ पेश हुआ था 1 अगस्त वाले दिन, रात को 31 जुलाई और 1 अगस्त के दरमियानी रात में। इसमें 2 अशख़ास जिनकी आइडेंटिफिकेशन बाद में जट्टी बीबी और उसके हस्बैंड के नाम से हुई, उनकी लाशों के बारे में इतला मौसूल हुई हमें सुबह 5:45 पे, जिस पे कंसर्न SHO ने रिस्पॉन्ड किया और फिर मैं मौके पे गया। जिसके बाद जब हमने जाके वहाँ पे एविडेंस कलेक्शन का काम शुरू किया तो इस असना में हमारे DPO साहब डॉक्टर राना ताहिर रहमान ख़ान साहब, उनकी भी आमद वहाँ पे हुई। इसकी एविडेंस कलेक्शन में बेसिकली हमने ये फैक्टर जानने की कोशिश की कि आया ये मसला अंदर से पेश आया है या इसमें कोई बाहर की चीज़ इन्वॉल्व है, जिसके लिए फिर हमने मुख्तलिफ़ दीवारों से फुटप्रिंट्स लेने की कोशिश की। जो एंट्री एग्ज़िट के उनके रूट्स थे उनकी भी हमने एविडेंस कलेक्शन कोशिश की। उसमें हमें इस तरह की कोई चीज़ जब सामने नज़र नहीं आई तो फिर हमने क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में उनके 2 बेटे जो बिल्कुल ही 2 फुट के फासले पे सोए हुए थे, उनकी फिर हमने इंटेरोगेशन की। उसके बाद हमने जब सारी एविडेंस कलेक्ट की तो हमें पता चला कि ये वक़ुआ जो है उनके बेटों की तरफ से हुआ है, जिसमें प्राइमरीली जो उनका छोटा बेटा है वो हमारे पास प्राइमरी सस्पेक्ट के तौर पे आया। उसको हमने इंटेरोगेशन के दौरान जब उससे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में क्वेश्चनिंग की और उसके हालात वाक़यात पता करने की कोशिश की, तब हमें इस चीज़ का सुराग मिला और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये कत्ल जो हैं ये उसके छोटे बेटे ने अपने हाथों से किए। इस पूरे वक़ुए में हमने साइंटिफिक एविडेंस भी कलेक्ट की। वहाँ पे मौके पे मौजूद जो आलाए कत्ल थे वो भी हमने अपनी कस्टडी में लिए और उस पर फिर अब फर्दर लीगल प्रोसीडिंग जारी है। जी सनी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये आप कह रहे हैं कि उसके बेटे की तरफ से ये दोनों मर्डर किए गए हैं, ऐसा क्या हुआ कि उसके बेटे को अपने मतलब वालों और वालदा को कत्ल करना पड़ा? क्या वजूहत सामने आई हैं इसकी? जी इसमें मोटिव बेसिकली जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इनके माँ बाप के दरमियान में काफ़ी चपकलिश रहती थी। उसके अलावा उस बेटे के रिश्ते के हवाले से भी दोनों माँ बाप के दरमियान में और बेटे के दरमियान में एक रंजिश पाई जाती थी, जिस पर पहले भी इनके दरमियान में हाथापाई की हमें इंफॉर्मेशन मिली है। उस वक़ुए वाले रोज़ भी इस तरह का एक छोटी सी लड़ाई हुई है, जिसके बाद उसने ये सारा वाक़या अंजाम दिया है। इसके पीछे बैकग्राउंड में एक तो रिश्ते की वजह भी मौजूद है और उनकी आपस में साबका जो चपकलिश है वो भी एक प्राइमरी मोटिव के तौर पे सामने आ